नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। चोर मचाए शोर के अंदाज में आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान आतंकवाद पर शोर मचा रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोही उसका जीना दुश्वार किए हैं और वो इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाने में भारत का हाथ है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि सीपीईसी परियोजना को नाकाम करने के लिए भारत ने ये चाल चली है। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि फरवरी में ही पाकिस्तान चीन के संयुक्त बयान पर भी अवांछित टिप्पणी की है। पाकिस्तान का कहना है कि असामाजिक तत्वों की मदद से बलूचिस्तान में अफरा तफरी मचाने में भारत का हाथ होने के पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि अशांत और ये बलूचिस्तान है और क्यों इसके लिए भारत पर आरोप लग रहे हैं। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान को अब समस्या क्या है। और पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर अगर बात करें तो बलूचिस्तानों की तरफ से भी कई बार ऐसी आवाजें उठाती रही हैं। उसने हमेशा से मदद भी मांगने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद फैलाने का आरोप अगर पाकिस्तान लगा रहा है तो इसका हम क्या मतलब निकालें। जो खुद आतंकियों का रहनुमा हो, जो खुद आतंकियों को पालता हो, जो आतंकियों को बनाता हो, और अगर वही दूसरे पर आरोप लगाए, और वो भी आरोप उस पर जो सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियों से पीड़ित रहता हो, यानी पाकिस्तान, जिसको नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें करता है, तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, और अब वही पाकिस्तान यह आरोप लगा रहा है कि भारत अफगानिस्तान को परेशान कर रहा है। और हमारे साथ अमरदीप त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, अभिषेक खरे, रक्षा विशेषज्ञ, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये स्थिति बन रही है और कहां पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं और क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान साफ कह रहा है कि बलूचिस्तान को लेकर भारत पर निशाना साधा है, भारत बलूचिस्तान की मदद कर रहा है, उसके जरिए पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। कैसे देखेंगे इसे? देखिए, एक आप लोग की जो हेडिंग है इसकी कार्यक्रम की, यही मतलब जो आपने भी बताया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये तो वही मामला है कि एक ऐसा देश जिसके खिलाफ हम वर्षों से आरोप लगा रहे हैं कि वो निरंतर कश्मीर में और इस क्षेत्र में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को कर रहा है, कश्मीर क्षेत्र में विशेष तौर पे वो कर रहा है, ऐसा देश जब दूसरे देश पे आरोप लगाता है तो बड़े मजेदार सी स्थिति है। हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बलूचिस्तान की स्थिति को भी। देखिए, ऐसा है कि बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया वाइज राज्य है, सबसे बड़ा है। और लेकिन हाँ, कंपेरेटिवली इनकी जनसंख्या तो बहुत ही कम है, लगभग 1,23-24 लाख है इनकी जनसंख्या। लेकिन जो पाकिस्तान के सर्वाधिक संसाधन है, खनिज है, वो सभी स्थित हैं बलूचिस्तान में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, शुरू से देखा जाए जब से पाकिस्तान का गठन हुआ है, पाकिस्तान ने कभी भी इस क्षेत्र को उतनी फ्रीडम नहीं दी है, स्वायत्ता नहीं दी है। यहाँ से उन्होंने निरंतर संसाधनों का दोहन किया है, लेकिन यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं दिया। बहुत सारा ये जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, ये काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। अब क्या हुआ है कि जब से पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर यहाँ पे पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्लान किया है, तो यहाँ के नागरिकों को शुरुआत में काफी उम्मीद थी कि उससे उनका काफी विकास होगा, उनको रोजगार मिलेंगे और डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र का। लेकिन वो उम्मीद भी अब लगभग 6-7 साल हो गए हैं, अब उनको धीरे धीरे ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि हो क्या रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस प्रोजेक्ट में अधिकांश जो कंपनियां काम कर रही हैं वो चाइना की हैं, अधिकांश जो बड़े इंजीनियर वर्कर हैं वो चाइना के हैं। बहुत ही सीमित मात्रा में उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार पे लिया है। दूसरी चीज ये है कि चाइनीज यहाँ पर लगातार इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करती है, इनके साथ भेदभाव भी करती है लोकल लोगों के साथ, और वो अपनी अलग एक कॉलोनी बनाए हुए हैं, उसमें इनको आने भी नहीं देते, इनका प्रवेश करने भी नहीं देते।
अभी पिछले 2-3 साल से इनकी एक और समस्या बढ़ गई है बलूचिस्तान एरिया की, कि इसका जो पोर्ट है ग्वादर के आसपास, अब चाइना क्या कर रहा है, अपने बड़े बड़े मछली पकड़ने के ट्रालर लाके यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं बड़ी संख्या में। वो ट्रालर, जब वो ट्रालर लाके मछली पकड़ते हैं, ट्रालर लाके, तो उससे क्या होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में वो मछली बहुत कम समय में पकड़ लेते हैं, जिससे जो स्थानीय मछुआरे हैं विशेष तौर पर बलूचिस्तान ग्वादर वाले एरिया के, उनको मछलियां भी नहीं मिल रही। तीसरी चीज ये है कि ये क्षेत्र शुरू से पाकिस्तान सरकार की प्रायोरिटी में था ही नहीं, डेवलपमेंट की कभी भी प्रायोरिटी में नहीं था। तो इस एरिया में कभी भी उन्होंने प्रॉपर डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, ज्यादा आपसे बेहतर समझ पाएंगे इस स्थिति को, कि जितने भी चुनाव हुए हैं पाकिस्तान में इस एरिया में विशेष तौर पर, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है यहाँ पर मतदाता आते ही नहीं है मतदान केंद्र में। अगर यहाँ पे 500 या 1000 मतदाता आ जाते हैं किसी केंद्र पर बलूचिस्तान में, तो वो न्यूज बन जाती है पाकिस्तान में बड़ी। तो इससे ही अंदाज लगाएं कि कितनी बुरी स्थिति में है। तो धीरे धीरे उनका जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये बढ़ता चला गया है। आपको मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बने थे इमरान खान, तो उस समय उन्होंने खुद, ये ऑन रिकॉर्ड है, उनके वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, उन्होंने खुद ही बोला हुआ है, कई बार अपने भाषण में बोला हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी लगातार बलूचिस्तान में अत्याचार कर रही है, वहां पे वो उनके गांव में बम गिरा रही है, वो स्त्री पुरुष बच्चे और लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उनको मार रही है, गायब कर रही है। ये ऑन रिकॉर्ड, ये उनके बयान है, हालांकि वो पाकिस्तान पीएम बनने से पहले उन्होंने दिए हैं, लेकिन ये उनके बयान है। तो ये स्थिति सारी धीरे धीरे ऐसी बनी कि फिर बलूचिस्तान के लोगों ने अपने आजादी के लिए, अपने अधिक स्वायत्तता के लिए हथियार उठाना शुरू किए। अब इसमें क्या हो रहा था, पिछले 15-16 साल में बलूचिस्तान में बहुत सारे अलग अलग संगठन थे जो यहाँ पर अपने हथियार उठा रहे थे, आजादी की मांग कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। उनके अपने तरीके अलग थे, वो अलग तरीके से अलग अलग जगह हमले कर रहे थे। लेकिन एक जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले वर्ष, वो ये हुआ है कि अब बलूचिस्तान के जितने भी प्रमुख संगठन थे जिसमें जो बलूचिस्तान की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो अब एक ही बैनर के तले आ गए हैं। यानी अब वो आ गए हैं BLA के तले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ही तले आ चुके हैं। और अब वो उसके तले पूरे फोकस होके पाकिस्तान की सेना और सरकार के विरुद्ध वहां पर काम कर रहे हैं। सेना के विरुद्ध तो अटैक कर ही रहे हैं। अभी आपको अगर एक घटना याद है, 3 फरवरी को ही बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है, उनने बलूचिस्तान का एक एरिया है नौशकी और पंजगुर, वहां पर अटैक करके पाकिस्तान आर्मी के 100 सैनिकों को भी मार दिया था। तो वो लगातार, अब वो भी संघर्ष का स्तर उनका बढ़ता जा रहा है। वो निरंतर जो पाकिस्तान की सरकार है उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको आजादी मिले। और इसमें जहां तक मुझे लगता है कि जो भारत का, उन्होंने 3-4 साल पहले भारत से भी काफी सपोर्ट मांगा था इस मामले में। शुरुआत में मोदी जी ने भी इनको सपोर्ट किया था, 2017 या 16 की बात है, 16 या 17 में काफी सपोर्ट भी किया गया था। लेकिन उसके बाद से भारत ने अपना रुख थोड़ा सा धीमा किया, ढीला कर लिया इस मामले में। तो अब जब पाकिस्तान पुनः हम पे आरोप लगा रहा है, तो अब ये भारत का नेचुरल है कि भारत को भी इसका रिएक्शन करना चाहिए। और भारत को भी अब इस मामले में कम से कम हमको, जिस तरह से पाकिस्तान सॉलिडारिटी दिखाता है कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीर के साथ, हम भी दिखा सकते हैं। जिस तरह से बिल्कुल, और दिखाना भी चाहिए। जी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये बात उठाता, हमें भी उठाना चाहिए। जी दिनेश, आप। जी बिल्कुल, उठाना भी चाहिए। जिस तरह से जब हमारे अगर कश्मीर के मामले में अगर पाकिस्तान दखल दे रहा है, तमाम बातें वो कहता है, तो भारत को भी अब इतना खुल के आना चाहिए सामने। कम से कम बलूचियों को जो उम्मीदें लगी हुई हैं, तमाम पिछली बार हमने देखा था, चूंकि आप जो बता रहे हैं उस समय की बात है कि उस समय मैंने भी काफी ऐसे वीडियोस देखे थे जहां पर जो बलूच लोग थे वो वीडियो पर अपने मैसेज भेज रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कि मोदी हमें यहाँ पर सेव करिए या हमारी इस तरह से मदद कीजिए और हम तैयार हैं कि आप हमारे साथ आए तो हम इस पाकिस्तान से मुक्त हो पाएं। और वाकई वो मुक्ति भी चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमरदीप सर भी बने हुए हैं। अमरदीप सर, अगर ये जो हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बलूचियों को लेकर के अगर बात करें और पाकिस्तान को लेकर बात करें, तमाम सर, अभिषेक सर ने भी अभी तमाम बातें बताई कि क्या स्थिति बलूचिस्तान की पाकिस्तान ने खुद कर रखी है। वहां की जो सेना है, वहां की जो सरकार है, वो किस तरह से इनको साइडलाइन करती गई और स्थिति ये बनी कि आज एक विद्रोह खड़ा हो चुका है। तो इस विद्रोह को हम किस तौर पर देख सकते हैं और कितना मजबूत ये विद्रोह हम इसे मान सकते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति वहां बन रही है, ये बात तो श्योर समझिए कि लेटर और सुनर
Balochistan is going to be independent. The situation is similar, which happened in 1971 with Bangladesh. एक्चुअली पाकिस्तान के डीएनए में शुरू से ही डिफेक्ट है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान यू कैन से अलग हुए और आजादी मिली, तो उस टाइम पे मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ये बलूचिस्तान का एरिया है, जो 4 प्रोविंस थे और यू कैन से 4 प्रिंसली स्टेट थी, उनको एक काइंड ऑफ एश्योरेंस दिया था कि यू आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। जैसे कि उस टाइम पे अंग्रेज छोड़ के गए थे कि आप जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हो, आजाद रहना चाहते हैं तो आजाद रह सकते हैं। और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया कि यू आर गोइंग टू रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन उसके तुरंत बाद, आजादी के तुरंत बाद, उन्होंने उनके साथ बिट्रेयल किया और उनको फोर्स किया कि आप पाकिस्तान में जो है जुड़ जाइए। वहां के जो खान थे, वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट, कलात के जो हेड थे, और उस टाइम पे उनके पास इंडिपेंडेंट उनकी पार्लियामेंट थी, 2 हाउसेस चल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी जो पार्लियामेंट जो डिसीजन देगी अकॉर्डिंगली वी विल टेक, बट पार्लियामेंट में उनका ये जो एक्सेशन टू पाकिस्तान जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो देन ही रिफ्यूज। कैन यू बिलीव इट? द खान ऑफ कलात was kidnapped and brought to Islamabad, and he was forced to sign accession treaty. And since then बलूचिस्तान जो है, या बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूच लोग जो हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, ना ही मानना चाहते हैं। और तब से ये लगातार स्ट्रगल जारी है। अकबर बुख्ती जो बहुत प्रोमिनेंट इसके समर्थक थे, लीडर थे, who was executed in 2006। 1971 में भी जब बांग्लादेश में जिस तरह की लिबरेशन हो रही थी, क्योंकि क्या है कि पाकिस्तान में जो मेन कंट्रोल है वो पंजाबी और सिंधियों का है, और वो दूसरे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मानते। उसके कारण से उन्होंने बांग्लादेशियों के साथ अत्याचार किए, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, उनको जो यू कैन से जो गवर्नमेंट थी उसमें हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने आप को आजाद कराया। सेम केस इज गोइंग ऑन विद बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचों की भाषा उर्दू नहीं है, उनकी भाषा बलूची है, जो ट्रेडिशनली और जो सांस्कृतिक रूप से वो पाकिस्तान के साथ जुड़े ना होके वो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं या सेंट्रल एशिया के साथ जुड़े हुए हैं। कुर्दिश लोगों के साथ उनके ज्यादा सिमिलरिटी है। और ये पाकिस्तान के जो सिंधी और पंजाबी लोग हैं, जो पावर में हैं, डोमिनेंट है, उनको बर्दाश्त नहीं है। जैसा कि अभी खरे साहब ने भी बताया था कि जो बलूचिस्तान का जो खनिज उत्पादन है, जिसमें आपका कॉपर भी है, आपके गैस भी है, ऑयल भी है, उसका जो बलूचिस्तान में कुछ एक्सपेंड ही नहीं होता। बलूचिस्तान 44% एरिया वहाँ का है पाकिस्तान का, और कुल 7% पॉपुलेशन है, और 7% पॉपुलेशन को भी वो दे नहीं पाते। गवादर पोर्ट का इशू लीजिए, जो सी पैक जो पाकिस्तान और चाइना का जो एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में गवादर पोर्ट बन रहा है, गवादर पोर्ट से जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो पाकिस्तान के पंजाबी और सिंधियों के लिए हो रहा है, बलूचीज के लिए कुछ नहीं हो रहा। तो बलूचीज में जो रिजेंटमेंट है वो होना वाजिब है, और बलूचिस्तान के लोग भारत से सहयोग मांग रहे हैं, और यदि भारत सहयोग करेगा तो लेटर और सुनर दिस बलूचिस्तान इज गोइंग टू बी become a separate independent country like बांग्लादेश। तो मैं तो ये कहूंगा कि भारत को सपोर्ट करना चाहिए, व्हाटएवर पॉसिबिलिटी है वो सबको करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ कोई ह्यूमन राइट का कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर का इशू अननेसेसरली, कश्मीर जो है, कश्मीर पे भारत ने कोई प्रेशर नहीं बनाया, पाकिस्तान वहाँ पे प्रेशराइज कर रहा था कश्मीर को अपने यहाँ लाने के लिए। उसके बावजूद भी खुशी से कश्मीर ने भारत में एक्सेशन किया, लेकिन अननेसेसरी वहाँ पे जो है इस तरह का एजेंडा उठा के वहाँ का माहौल खराब किया हुआ है। तो इंडिया शुड सपोर्ट दिस बलूचिस्तान इशू, so that Pakistan should get to know or get to realize what happens when there's the insurgency in their own state. बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आवाज उठाने को लेकर बात हो रही है, पाकिस्तान चाहे जितना राग अलापता रहे, अगर अभिषेक सर, अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि जिस तरह से हमने भी कई बार कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी की हैं, आतंकवादी भेजते हैं,
हम लोग परेशान हैं और कई बार ऐसी अपने यहाँ घटनाएं भी हुई हैं जिससे साफ तौर पर पाकिस्तान की लिंक का भी पता चला है। अगर बलूचिस्तान में हम अगर कोई प्रयास करते हैं और पाकिस्तान अगर चिल्लाता है तो क्या उसकी सुनवाई की जाएगी? देखिए, इसमें एक चीज है कि हम आखिर किस लेवल तक समर्थन कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा और हमें समर्थन करना होगा। वजह समझिए, देखिए पाकिस्तान क्या करता है कि एक तो कश्मीर के मुद्दे को लगातार उठाता है, लगातार हर फोरम पे उठाता है, यूएनओ में उठाता है, उनके सहयोगी देशों के सामने उठाता है, मतलब उस मुद्दे को लगातार वो गर्म रखने की कोशिश करता है, भले उन्हें कुछ लाभ हो ना हो या उनकी कोई बात ना सुन रहा हो। मुझे लगता है इसी पैटर्न पे हमें भी अब जो बलूचिस्तान का इशू है, देखिए बलूचिस्तान में सबसे बड़ा इशू है मानवाधिकार का, मानवाधिकार हनन का। तो मुझे लगता है कि उस मुद्दे को हमें सबसे पहले तो यूएनओ में उठा लेना चाहिए। इस समय यूएनओ में भारत की स्थिति ठीक है, भारत के काफी सहयोगी देश हैं, जो अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये काफी सहयोगी देश हैं और ये जेन्युइन समस्या भी है। तो मुझे लगता है पहले तो यूएनओ में हमें इसको उठाना चाहिए। दूसरी चीज है कि ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को डोनाल्ड ट्रंप के समय बैन किया गया था पाकिस्तान के अनुरोध पे। तो मुझे लगता है भारत को ये भी बात करना चाहिए कि भाई वो तो मानवाधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर ठीक लगता है तो हम उसे भी बैन खत्म कराने की कोशिश करें। तीसरी चीज है कि इस मुद्दे के साथ साथ हमें जो बलूचिस्तान में लोकल बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, उनको भी उठाते रहना चाहिए। जिस तरह से जैसे अब भारत का हिजाब विवाद हुआ तो उसमें पाकिस्तान कूद गया, पहले दिन ही आ गया। तो इस तरह से हमें भी उस मुद्दे को उठाना चाहिए और साथ में जो बलूचिस्तान से जुड़े हुए नेता हैं, विशेष तौर पर मीर सुलेमान दाऊद जान है, इस समय नेता है प्रमुख उनके, वो बार बार बोल चुके हैं और वो बार बार ये चीज का आग्रह भी कर चुके हैं कि अगर अभी इस समय यूएनओ की अगुवाई में बलूचिस्तान में रेफरेंडम हो जाए, यानी जनमत संग्रह हो जाए, तो आज की डेट में लगभग 90% बलूची अलग देश बनाने की मांग करेंगे, आजादी की मांग करेंगे। वो चाहते हैं कि ईरान वाले क्षेत्र के भी बलूचियों से मिलाकर एक अलग बलूचिस्तान देश बना दिया जाए। तो हमें उस मुद्दे को भी समर्थन करना चाहिए। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि पहले शुरुआत में भारत सरकार ने, मोदी जी ने काफी इंटरेस्ट लिया था 3-4 साल पहले इस मुद्दे पे। इसको मुझे लगता है उन्होंने उठाया भी था, शायद 15 अगस्त को या 15 अगस्त को इस मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन बाद में ये मुद्दा अचानक से ठंडे बस्ते में चला गया, फिर इसकी चर्चा बंद कर दी, इस मुद्दे को फिर से हवा ही नहीं दी। और मुझे लगता है जो फ्रिक्वेंसी है, हम जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, विशेषकर पाकिस्तान के खिलाफ, वो हम तेजी से उठाते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। जबकि पाकिस्तान क्या करता है, लगातार उठाए रहता है, एक एग्रेसिव तरीके से उठाता है, बार बार उठाता है और हर संगठन में उठाता है। तो अब हमें भी उसी पैटर्न को पकड़ के चलना चाहिए और हर संगठन में, विशेष तौर पे यूएनओ से शुरुआत करना चाहिए, मानवाधिकार हनन के मुद्दों पे उस पे भी उठाना चाहिए। और मुझे लगता है हमें चाइना से जुड़ा जो उइगर का मामला है, उसे भी उठा के ये भी बताना चाहिए पूरी दुनिया को कि किस तरह से पाकिस्तान एक तरफ तो कश्मीर के मुसलमानों के लिए इतने हाय तौबा मचाते हैं और वहीं जो चाइना का उइगर मुसलमान वाला प्रॉब्लम है उसके बारे में वो बोलना ही नहीं चाहते। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है, इन्हें भी सामने लाना जरूरी है, कश्मीर के लोगों के भी और बलूचिस्तान के सामने भी और पूरी दुनिया के सामने भी लाना जरूरी है। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं, इन्हें उठाना जरूरी है। और इस समय चूंकि देश भारत के सहयोगी देश हैं, अमेरिका बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है और विभिन्न देश में है, यूएनओ में भी भारत की स्थिति ठीक है, तो हमें लगता है इस मुद्दे को उठाइए, एग्रेसिव तरीके से उठाइए, क्योंकि आप जब तक पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब नहीं देंगे तब तक वो चीजों को हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा कोई ना कोई। और रही बात इसकी बलूचिस्तान से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा, लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान में होटलों पे अटैक, सुसाइड बम्बिंग और ये सब ऑलरेडी होता रह रहा है, पिछले भी कई सालों से हो रहा है और जिसके आरोप वो लगातार रॉ पे लगाते ही रहते हैं। पाकिस्तानी जो आईएसआई के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, वो ऑलरेडी रॉ पे इसके आरोप लगाते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये मुद्दा, अगर जब तक वो आरोप हम पे लगाए रहे हैं तो हम क्यों नहीं इस पे उनको समर्थन करते हैं। मॉरल सपोर्ट तो हम दे ही सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंदरूनी तौर पर जो है वो एक अलग मैटर है। तो मुझे लगता है कि इस समय टाइम आ गया है कि हमें पाकिस्तान को उसकी बिल्कुल, और सीधा, और इससे जी। 2 फायदे मुझे लग रहे हैं अभिषेक सर, की सीधा ना तोड़ करके कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान के विभाजन किया जा सकता है और ये मौका शायद इस वक्त बढ़िया है। जो लोग वहां के हैं वो अभी बिल्कुल पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हैं और उनके अंदर बदले की भावना अभी बहुत ज्यादा तेज है और नेचुरल है। और बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान आर्मी ने वहां पे अत्याचार किए हैं, कर रहे हैं, लोगों को
कई ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं चला, उन्होंने अपहरण कर लिया है पाकिस्तान आर्मी ने बलूची लोगों को। बलूची बहुत सारे लीडर थे, उनका कोई पता नहीं है। तो इस तरह से वो लगातार कर रहे हैं, जिसका हम प्रॉपर तरीके से एविडेंस के साथ उठा सकते हैं इस मुद्दे को। तो ये एक मौका है जिसको मुझे लगता है हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। और वो उनके आरोप तो आरोप हैं, हम एविडेंस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे ज्यादा बेहतर ढंग से ये बात रख सकते हैं। बिल्कुल। अमरदीप सर, चूंकि अगर बलूचिस्तान को लेकर बात करें, अगर पाकिस्तान से इसको अलग किया जाता है, विभाजित किया जाता है किसी भी कूटनीतिक तरीके से, एक भले ही थोड़ा सा वक्त लगे, कितना नुकसान पाकिस्तान को इसका हो सकता है? क्या कुछ बलूचिस्तान से पाकिस्तान को फिलहाल लाभ है और आर्थिकी तौर पर हम उसे कितना कमजोर कर सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था कि पाकिस्तान का टोटल एरिया का 44% एरिया जो है वो बलूचिस्तान है। तो दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट जो है हाफ जो है पाकिस्तान रह जाएगा। सेकेंडली, बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका जो लॉस होगा वो अलग से होगा। दूसरे, जिस तरह चाइना जो है वहां पर जो ये ग्वादर पोर्ट में काम कर रहा है, जो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, दैट इज टोटली इलीगल। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने ये इस पे आवाज भी उठाई थी कि पाकिस्तान चाइना जो एक वर्क कर रहा है यहाँ पे पीओके में, क्योंकि दैट सीपैक जो है दैट इज गोइंग थ्रू दिस पीओके एंड पीओके इज लीगली पार्ट ऑफ इंडिया। You cannot make all these things in this disputed area, at least if it is you call it a disputed area. तो चाइना से जो इशू बन रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। प्लस हमारे साथ बलूचिस्तान की जो सहानुभूति होगी, और इस तरह वो जो ग्वादर पोर्ट वाला एरिया है वहां से हमारा जो कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। दूसरा, यदि बलूचिस्तान अलग होता है तो पीओके भी हमारे पास आने ही वाला है, और यदि पीओके हमारे पास आ जाएगा देन जो सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन होने वाला है, या जो ईरान के साथ जो हमारी पाइपलाइन की रिक्वायरमेंट है या गैस की जो इंपोर्ट है, वो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगी। उसके अलावा खाली हमें आवाज उठाने के उद्देश्य से नहीं, वहां के लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम को देखते हुए और एक मानवतावादी रुख रखते हुए, जो भारत हमेशा समर्थक रहा है ह्यूमन राइट्स का, तो हमें ये आवाज उठानी चाहिए और बहुत जोर शोर के साथ उठानी चाहिए। हम पाकिस्तान की तरह आतंकवादी घटनाओं में इन्वॉल्व ना होते हैं, ना हो सकते हैं, ना हमारी ये फिलॉसफी है। जिस तरह पाकिस्तान वहां से आतंकवादी कश्मीर में भेजता है, हम कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि भारत से कोई आतंकवादी हम भेजे बलूचिस्तान में। लेकिन मॉरल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज आवर मॉरल ड्यूटी। क्योंकि भारत जो है वो एक जगह का, जो जैसे दिनकर जी ने कहा कि भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नरता है, और जहां भी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है तो वहां भारत है। तो ये हमारा मॉरल ड्यूटी बन जाता है, नैतिक दायित्व बन जाता है कि इस तरह की घटनाओं को हम उठाए, इंटरनेशनल फोरम में उठाए, और उन लोगों को सपोर्ट करें जो अपने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये हमारा ड्यूटी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर, कुछ चीजें और भी इसमें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि अगर उनकी मदद की बात कही जाए तो क्या ये कुछ संभव है कि हम अभी उनकी आंतरिक तौर पर किसी तरह की कोई मदद कर सकें? सैन्य समस्याओं को लेकर के तमाम समस्या हैं, या आधुनिक हथियारों से लेकर कोई समस्या है, कि इस तरह की हम कोई मदद? अवस्थी जी, सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है मॉरल सपोर्ट होती है। एज ऑन डेट बलूचिस्तान को सपोर्ट करने वाला विश्व में कोई नहीं है। दे आर फाइटिंग देयर बैटल ऑल अलोन। यदि किसी फाइनेंशियली और मिलिट्रीली कुछ हेल्प कर सकते हैं, उनको कुछ इक्विपमेंट देकर या दिलाकर, तो वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी उनके लिए, एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन यदि हम मॉरली भी उनको सपोर्ट कर देते हैं और हम उसके मुद्दे को विश्व के जो प्लेटफॉर्म पे यदि उठा देते हैं, तो भी वो अपनी लड़ाई लड़ने में बहुत सक्षम होंगे। बलूच जो कौम है वो अपने आप में एक बहुत बहादुर कौम है, बड़े लड़ाके हैं वो। पाकिस्तान के जो इवन आर्मी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूच रेजिमेंट का है, तो वो पाकिस्तान में वैसे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बलूच यदि वो अलग हो जाते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी भी कमजोर पड़ जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि हम उन्हें फाइनेंशियली और इक्विपमेंट वाइज भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और हम उन्हें मॉरली सपोर्ट कर पाते हैं, उनको हम किसी फोरम में उनको हम प्लेटफॉर्म दिलाते हैं, या हम उनका जो है मुद्दा उठाते हैं,
तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट देयर ऑन बैटल। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में विद्रोह अब पूरी तरह से पनप चुका है, लेकिन भारत से उम्मीद उनको है और हम उम्मीद ऐसी की जा रही है कि भारत उनकी मदद करे या उनको एक कम से कम मोरली उनका सपोर्ट अगर भारत करता है तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जहां भी, जिस जगह पर भी, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आवाज़ उठाने की जरूरत पड़े वहां बलूच के खिलाफ भारत को आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।